नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदली है। स्टीफन कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हिंदी में कहें तो अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। ये सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि जिंदगी को सही ढंग से जीने का एक गाइड है। तो आज हम इन्हीं 7 आदतों को गहराई से समझेंगे, जानेंगे कि ये क्या है और कैसे हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ऊपरी टिप्स या नुस्खे नहीं देती। ये बहुत गहरे, मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर आधारित है। कोवे इसी पर जोर देते हैं कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है, हमारे नजरिए से, हमारे कैरेक्टर से, जिसे वो पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। इन आदतों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सिखाती हैं कि ये अंदर से बाहर वाला बदलाव है ना, वो कैसे लाया जाए। अंदर से बाहर बदलाव। सुनने में ही काफी पावरफुल लगता है। तो फिर इस अंदरूनी बदलाव की पहली सीढ़ी, पहली आदत, प्रोएक्टिव बनना, इसका क्या मतलब हुआ? ये बस पॉजिटिव थिंकिंग है? पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरा है ये। प्रोएक्टिव होने का मतलब है ये मानना कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, मतलब हालात के शिकार नहीं। हम परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं की, अपने रिस्पॉन्सेस की जिम्मेदारी लेते हैं। रिएक्टिव लोग क्या करते हैं? वो बाहरी चीजों को, मौसम, दूसरे लोग, हालात, इन सबको अपनी फीलिंग्स पर हावी होने देते हैं। वो कहते हैं मैं क्या करूं, माहौल ही ऐसा है। जबकि एक प्रोएक्टिव इंसान समझता है कि हर सिचुएशन में उसके पास चुनने की आजादी है। उसका रवैया क्या होगा, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये उसके हाथ में है। अच्छा, यानी जैसे बारिश हो रही है तो मूड खराब करने की जगह छाता उठा लिया। ये तो रोज की बात हुई, पर बड़े फैसलों में हर जगह, बिल्कुल, करियर चॉइस हो, रिश्तों की मुश्किलें हों, हर जगह प्रोएक्टिव नजरिया हमें अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाने को कहता है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारी कोशिशें, हमारी स्किल्स, हमारा व्यवहार, बजाय उन चीजों पर चिंता करने के जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। और ये पहली आदत बुनियाद है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम अपनी जिंदगी के कर्ता धर्ता हैं, तब तक बाकी आदतें काम नहीं करेंगी। ये हमें एक शक्ति, एक कंट्रोल का एहसास दिलाती है। समझ गया। मतलब जब स्टीयरिंग व्हील हाथ में आ गया तभी तो मंजिल तय करेंगे, है ना? और शायद यही दूसरी आदत आती है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब है अपनी मंजिल तय करना। और मजबूर करने वाला विचार देते हैं। कल्पना कीजिए आपके अंतिम संस्कार की। आप क्या चाहेंगे कि लोग आपको कैसे याद करें? आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके योगदान के बारे में, आपके रिश्तों के बारे में क्या कहें? अरे वाह, ये तो काफी गहरा सवाल है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि असल में क्या मायने रखता है। तो ये सिर्फ एक सोचने की एक्सरसाइज है या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है? इसका प्रैक्टिकल तरीका है एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। ये एक तरह का आपका निजी संविधान है जो आपके कोर वैल्यूज, आपके लाइफ गोल्स को लिखता है। और ये सिर्फ दीवार पर टांगने के लिए नहीं है, ये रोजा के फैसलों के लिए एक गाइड बन जाता है। जब कोई दुविधा हो तो आप देख सकते हैं, क्या ये फैसला मेरे मिशन स्टेटमेंट के हिसाब से है? ये आदत हमें बाहरी दबावों या दूसरों की उम्मीदों के बजाय अपने तय किए रास्ते पर चलने में मदद करती है। ठीक है, तो पहले जिम्मेदारी ली, आदत 1, फिर अपनी दिशा तय की, आदत 2। अब सवाल यह है कि इस दिशा में बढ़े कैसे? रोजमर्रा की जिंदगी में तो इतनी सारी चीजें ध्यान खींचती हैं। हाँ, और यही तीसरी आदत आती है जो शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। आदत 2 में आपने तय किया कि क्या महत्वपूर्ण है। आदत 3 सिखाती है कि उसे कैसे प्राथमिकता दें रोजमर्रा की लाइफ में। इसमें वो मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आता है ना, जिसमें कामों को अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के हिसाब से बांटते हैं। हाँ, बिल्कुल वही 4 क्वाड्रेंट्स वाला। देखिए, ज्यादातर लोग या तो क्वाड्रेंट 1 यानी अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम, जैसे कोई संकट आ गया, डेडलाइन है, उसमें फंसे रहते हैं, या फिर क्वाड्रेंट 3 में जो अर्जेंट तो लगते हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं होते, जैसे कई बार की रुकावटें, कुछ मीटिंग्स। और कुछ लोग क्वाड्रेंट 4 में भी वक्त गवाते हैं, जो ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट। लेकिन कोवे कहते हैं कि जो लोग वाकई प्रभावी हैं वो अपना ज्यादातर समय और एनर्जी क्वाड्रेंट 2 पर लगाते हैं, यानी महत्वपूर्ण लेकिन गैर आपातकालीन कामों पर। क्वाड्रेंट 2, अच्छा, इसमें क्या आता है फिर? ये वो चीजें हैं जो जरूरी तो हैं
पर शायद अभी एकदम से करने का प्रेशर नहीं होता। बिल्कुल, जैसे रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना, हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, नई स्किल्स सीखना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, तैयारी करना, खुद को बेहतर बनाना, ये वो काम है जो अक्सर टल जाते हैं क्योंकि इनकी कोई अर्जेंट डेडलाइन नहीं होती। पर लंबे समय में यही काम हमारी जिंदगी की क्वालिटी, हमारी सक्सेस और हमारी खुशी तय करते हैं। इस क्वाड्रेंट पर फोकस करने से क्या होता है, हम लगातार आग बुझाने, क्राइसिस मैनेजमेंट के बजाय आग लगने से रोकने लगते हैं। ये असल में प्रोएक्टिव तरीके से जीना है। सही कहा। ये पहली 3 आदतें तो जैसे खुद पर काम करने, अपने अंदर की दुनिया संभालने जैसी हैं, एक तरह की पर्सनल विक्ट्री। लेकिन हम अकेले तो हैं नहीं, दूसरों के साथ हमारे रिश्ते, हमारा काम, यहीं से शायद अगली आदतें शुरू होती हैं। एकदम सही। पहले 3 आदतें हमें इंडिपेंडेंट बनाती हैं, आत्मनिर्भर। अगली 3 हमें इंटरडिपेंडेंट बनाती हैं, मतलब दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना। और इसकी शुरुआत होती है चौथी आदत से, सभी के लिए जीत सोचें। थिंक विन विन। विन विन, ये शब्द तो मैंने बहुत सुना है, खासकर बिजनेस वगैरह में। इसका मतलब क्या सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना है? नहीं नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज से बहुत बढ़कर है। कॉम्प्रोमाइज में अक्सर दोनों पक्ष कुछ न कुछ छोड़ते हैं, है ना? वो विन लूज या लूज विन जैसा हो सकता है। विन विन का मतलब है ऐसे समाधान खोजना जिससे शामिल सभी लोगों को फायदा हो, सबकी जरूरतें पूरी हों। ये एक माइंडसेट है, ह्यूमन इंटरैक्शन का एक फलसफा है। ये इस सोच पर आधारित है कि एक की जीत के लिए दूसरे की हार जरूरी नहीं है। पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? मतलब खासकर तब जब सामने वाला सिर्फ अपनी जीत देख रहा हो? ये बहुत जरूरी सवाल है। कोवे मानते हैं कि विन विन हमेशा बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर वो संभव न हो पाए तो कभी-कभी नो डील पर सहमत होना भी विन विन का ही एक रूप है, बजाय किसी ऐसे समझौते के जो किसी एक पक्ष के लिए बुरा हो या रिश्ते खराब करे। विन विन सोच के लिए हिम्मत भी चाहिए अपनी बात रखने की, और ख्याल भी दूसरे की जरूरत समझने का। इसके पीछे है प्रचुरता की मानसिकता या अबंडेंस मेंटालिटी, मतलब ये विश्वास कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त मौके हैं। इसका उल्टा है कमी की मानसिकता या स्कार्सिटी मेंटालिटी, जो मानती है कि सब कुछ लिमिटेड है और हमें छीनना पड़ेगा। अच्छा, दूसरों की जरूरतें समझने की बात आपने कही, ये आसान तो नहीं होता। हम अक्सर अपनी ही बात कहने के लिए उतावले रहते हैं। और बिल्कुल यही 5वीं आदत आती है, जो शायद कम्युनिकेशन का सबसे अहम उसूल है। पहले समझे, फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। हम में से ज्यादातर लोग सुनते वक्त समझने के इरादे से नहीं सुनते। हम सुनते हैं जवाब देने की तैयारी करते हुए, अपनी बात रखने के लिए। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। मैं भी कई बार खुद को ऐसा करते हुए पाता हूँ। तो कोवे क्या सुझाव देते हैं, कैसे सुने? वो सहानुभूतिपूर्ण श्रवण यानी एम्पैथेटिक लिसनिंग पर जोर देती हैं। इसका मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, बल्कि दूसरे इंसान की भावनाओं को, उसके नजरिए को, उसकी गहरी जरूरतों को समझने की कोशिश करना है। मतलब खुद को उसकी जगह रखकर देखना। जब सामने वाले को लगता है कि हाँ, इसे मेरी बात सच में समझ आई है, तभी उसका दिमाग और कान आपकी बात सुनने के लिए खुलते हैं। ये आदत न सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है, बल्कि विश्वास बनाती है, रिश्ते गहरे करती है और मुश्किल प्रॉब्लम्स के हल निकालने में मदद करती है। यानी अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, तो पहले हमें उन्हें समझने की सच्ची कोशिश करनी होगी। ये आदत तो पिछली आदत विन विन से सीधे जुड़ी हुई लगती है। अच्छा। बिल्कुल जुड़ी है। आप विन विन समाधान कैसे खोजेंगे अगर आप दूसरे पक्ष की बात, उसका नजरिया समझते ही नहीं? ये आदतें एक चेन की तरह हैं, एक दूसरे को ताकत देती हैं। और जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, तभी हम छठी आदत की असली ताकत को महसूस कर पाते हैं। सिनर्जी बनाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी, ये शब्द भी काफी सुना है। इसका मतलब टीम वर्क या सहयोग जैसा कुछ है? हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा। सिनर्जी का मतलब है कि जब लोग सचमुच सहयोग करते हैं, क्रिएटिव तरीके से, तो जो नतीजा निकलता है वो उनके अकेले अकेले किए गए कामों के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। कोवे कहते हैं ये 1 + 1 = 3 या 5 या 10 होने जैसा है। ये तब होता है जब हम मतभेदों को, डिफरेंसेस को बोझ नहीं बल्कि एक एसेट, एक ताकत समझते हैं। जब अलग अलग नजरिए, अलग अलग अनुभव और स्किल्स मिलते हैं, तो ऐसे नए और बेहतर समाधान निकलते हैं जो शायद अकेले किसी ने सोचे भी ना हो।
तो ये सिर्फ मिलकर काम करना नहीं बल्कि एक दूसरे के अंतर का सम्मान करते हुए कुछ नया, कुछ बेहतर बनाना है। आइडियाज में भी वैल्यू हो सकती है, भले ही वो हमसे अलग हो। और ये आदत साफ तौर पर आदत 4 विन विन और आदत 5 पहले समझें पर टिकी है। जब माहौल में विश्वास होता है और लोग एक दूसरे को समझते हैं, तभी वो खुलकर अपने विचार रख पाते हैं और असली क्रिएटिव कोलैबोरेशन संभव हो पाता है। ये इनोवेशन की कुंजी है। ये 6 आदतें मिलकर तो एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क बनाती हैं। खुद को संभालना, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना। लेकिन क्या ये सब हमेशा बनाए रखना आसान है? जिंदगी की भागदौड़ में थक जाना, रास्ते से भटक जाना, ये तो होता ही है। बिल्कुल होता है, आम बात है। और इसीलिए 7वीं आदत शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही बाकी सभी आदतों को जिंदा रखती है, उन्हें ताकत देती है। वो है आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। ये निरंतर आत्मनवीनीकरण मतलब सेल्फ रिन्यूअल का सिद्धांत है। आरी को तेज करना। अच्छा, जैसे लकड़हारा लकड़ी काटने से पहले आरी तेज करता है ताकि वो ज्यादा असरदार हो। तो इसका मतलब खुद पर लगातार काम करते रहना। हाँ, बिल्कुल। कोवे कहते हैं कि हमें अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को लगातार मेंटेन और बेहतर करते रहना होगा। उन्होंने रिन्यूअल के 4 मुख्य आयाम बताए हैं। पहला, शारीरिक, यानी एक्सरसाइज, सही खान-पान, पर्याप्त आराम। दूसरा, मानसिक, यानी पढ़ना, सीखना, सोचना, लिखना, योजना बनाना। तीसरा, सामाजिक भावनात्मक, मतलब दूसरों के साथ गहरे रिश्ते बनाना, उनकी सेवा करना, सहानुभूति रखना, विन विन सोचना। और चौथा, आध्यात्मिक, अपने कोर वैल्यूज को स्पष्ट करना, उन पर टिके रहना, ध्यान लगाना, प्रकृति से जुड़ना, ये जो भी आपको अंदर से शांति और प्रेरणा दे। अच्छा, यानी इन चारों पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है, किसी एक पर फोकस करना काफी नहीं है। एकदम, संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हम इनमें से किसी भी आयाम को नजरअंदाज करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होती है, हम बर्नआउट का शिकार हो सकते हैं और बाकी 6 आदतों को अमल में लाने की हमारी काबिलियत भी घट जाती है। ये आदत कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये खुद में निवेश करना है, ताकि हम लंबे समय तक प्रभावी रह सकें, दूसरों के लिए और अपने लक्ष्यों के लिए ज्यादा योगदान दे सकें। ये एक ऊपर की ओर जाने वाला चक्र बनाती है, सीखते रहना, कमिटेड रहना और करते रहना। तो ये थी स्टीफन कोवे की 7 आदतें। संक्षेप में, जिम्मेदारी लेना, प्रोएक्टिव, दिशा तय करना, अंत को ध्यान में रखना, प्राथमिकता देना, महत्वपूर्ण पहले, सबके भले का सोचना, विन विन, दूसरों को समझना, पहले समझें, मिलकर नया बनाना, सिनर्जी, और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना, आरी तेज करें। ये वाकई जिंदगी को देखने और जीने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये आदतें अलग-थलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहली 3 आदतें व्यक्तिगत जीत, अगली 3 सार्वजनिक जीत की नींव रखती हैं और 7वीं आदत इन सब को ताकत देती है और बनाए रखती है। ये कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि कैरेक्टर बनाने और लगातार सुधार करने की एक यात्रा है। बिल्कुल, एक सतत यात्रा। और इस यात्रा पर सोचने के लिए एक सवाल मन में आता है। इन 7 शक्तिशाली आदतों में से अगर किसी को आज ही, अभी से, एक चुनकर उस पर अमल करना शुरू करना हो, तो वो कौन सी हो सकती है? और उसे शुरू करने के लिए सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या उठाया जा सकता है?